गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आवाज़ नहीं आ रही। अब इसे बुलाना इनको आवाज़ के लिए। कहाँ से? ये हेलो 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 हेलो। आई। ठीक है। थोड़ा तेज करवाते हैं उसको भी, है ना। सिट डाउन सिट डाउन। ये बंद करना है। थोड़ी आवाज़ बढ़ाना। हेलो हेलो। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। आज कंप्लीट करना है ना। लैक्टेशन। एकदम साइलेंट हो जाओ, एकदम साइलेंट, आवाज़ नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। लैक्टेशन लास्ट में दिया है। लैक्टेशन एनसीईआरटी के लास्ट में है। पर मैं मेमोरी ग्लैंड के संग क्लब कर दे रहा हूँ उसको। ठीक है। कनेक्ट हो जाएगा। और लास्ट कर दूंगा पार्चुरेशन पर। ठीक है। बच्चे का जन्म होगा उस दिन मिठाई बट जाएगी। ठीक है। हाँ। चलो। अगले हफ्ते। ठीक है। हाँ। अरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज बढ़ जाता है, स्पर्मेटोगोनिया छोटे होते हैं। दिखाया था कल बना के डायग्राम। हाँ। कल मैंने ये शायद करा दिया था। ये हो गया था ना। फीमेल का पूरा डायग्राम बेसिक करवा दिया था। ये करा दिया था ना। हाँ अब आगे एक एक करके स्टार्ट करना है। तो आज का टारगेट होगा आपका। ये भी लिख लिया होगा आपने। कल लिखा दिया था ना मैंने। फीमेल एसेसरी डक्ट कौन सी होती है, बर्थ कैनाल कौन सी होती है। यहां से चालू करना है ओवरी। जैसे एक बेसिक स्लाइड दी थी मैंने टेस्टिस की, ऐसी बेसिक स्लाइड है ओवरी की। ठीक है। बस उसमें डायमेंशन वगैरह बता दिए। ठीक है। स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चर देख लो फिर मैं उधर आता हूँ। ये यूट्रस से अंदर।
ओवरी किससे जुड़ी होती है यूट्रस से? ओवेरियन लिगामेंट, बहुत सही। और उस साइड ओवरी जुड़ी होती है पेल्विक वॉल से। मानो पेल्विक कैविटी है जिसके अंदर सिस्टम सारा का सारा है। यहाँ भी कुछ लिगामेंट जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओवरी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। क्या बोलेंगे इनको? इनको क्या बोलेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिगामेंट की बात की है। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू होंगे बाहर। एक्चुअल में यही है जर्मिनल एपिथेलियम, पर जर्म सेल को बनाने में ये पार्टिसिपेट नहीं करती। पूरे मत बनाओ, छोड़ दो तुरंत मैच। ओवरी के अंदर जो टिश्यू होते हैं क्या बोलते हैं इनको? स्टोमल टिश्यू। ठीक है, स्टोमल टिश्यू की अगर बात की जाए तो आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। देखो दो लेयर होंगी, एक आउटर एक इनर। ध्यान से देखना, जो आउटर लेयर है ना इसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। और जो अंदर दिख रही है वही टेस्टिस वाली लेयर है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ये थोड़ा ध्यान रखना। जर्मिनल एपिथेलियम जो होगी बाहर होगी, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये अंदर वाली लेयर है। अंदर दो टाइप के टिश्यू हैं, एक सेंटर में है, बाहर क्या होगी? कॉर्टेक्स, अंदर क्या होगी? मेडुला।
अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करता हूँ, जो आउटर है, इनर है, इसमें मिलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। मेडुला के अंदर आपको ब्लड वेसल्स मिलते हैं। ओवेरियन लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये पूछेगा यूट्राइन वॉल से कनेक्ट करने वाले लिगामेंट कौन से होते हैं और पेल्विक वॉल से जोड़ने वाले लिगामेंट कौन से होते हैं। और स्ट्रक्चर किसका हो गया है, ओवरी। फटाफट नोट करो। इसमें सारे मतलब पूरा मैंने छूट दिया, बंद कर लिया, लास्ट में पूछिए।
हो गया, हो गया ना। अब देखो, पहले एक बार से देखो, ये आपको पता है ना कि ओवरी किससे जुड़े होते हैं, यूट्रस से, और उधर सपोर्ट के लिए कौन से होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, ओनली फॉर सपोर्ट, ठीक है। इनको आप ओवेरियन लिगामेंट या यूट्राइन लिगामेंट ही बोल सकते हो, पर ये ओवेरियन लिगामेंट ज्यादा बेटर है, ठीक है। इधर सस्पेंसरी लिगामेंट टर्म यूज करोगे। अगर वॉल ऑफ ओवरी की बात करता हूं तो मेनली दो लेयर हैं, एक इनर एक आउटर। जर्मिनल लेयर होनी चाहिए थी कहाँ, अंदर, जो जर्म सेल बनाएगी वो जर्मिनल लेयर होगी, बट यहाँ क्या है, बाहर। तो जर्म सेल बाहर थोड़ी ना बनते हैं, वो तो ओवरी अंदर बनते हैं, हाँ या ना। तो एक्चुअल में उस जब स्टार्टिंग फेज था तब लोग मानते थे कि ये जर्मिनल लेयर जर्म सेल बनाती है, पर बाद में साइंटिस्टों को मालूम पड़ा कि यहाँ जर्म सेल तो जन्म लेने से पहले ही बन जाते हैं। फीमेल में जर्म सेल यानी ओवा जन्म लेने से पहले ही बन जाते हैं, क्लियर है। तो ये एक क्यूबिडल एपिथेलियल थी, तो इसको जर्मिनल लेयर नाम रह गया इसका, पर एक्चुअल में जर्म सेल को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, क्लियर है बिल्कुल। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है, जो वहां टेस्टिस में भी होती है, यहाँ भी होती है, ठीक है। अंदर दो, पूरा पूरा इसको पूरे को क्या बोलेंगे, स्ट्रोमल टिश्यू। ये पूरी ओवरी में जो भी भरा हुआ है वो क्या है, स्ट्रोमल टिश्यू, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो स्ट्रोमल टिश्यू को यहाँ ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो बाहर की साइड जिसमें ओवरी, भाई ओवरी का जो आउटर लेयर है इसके अंदर डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकल्स। जबकि अंदर वाले पार्ट में सिर्फ आपको ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एटसेट्रा, नर्व्स, ये सब चीजें देखने को मिलती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। लिगामेंट समझ में आ गए, वॉल समझ में आ गई, और स्ट्रोमल टिश्यू समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वही ओवरी आर लोकेटेड इन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमिनल कैविटी इन पेल्विक रीजन, और पेल्विक वॉल से, यहाँ पेल्विक वॉल से और यूट्रस से जुड़ी होती है, किसके थ्रू, लिगामेंट। यानी दो टाइप के लिगामेंट हैं, यूट्रस से जोड़ने वाले लिगामेंट और पेल्विक वॉल से जोड़ने वाले लिगामेंट, वो मैंने वहां क्लियर कर दिए। फिर बोल रहे हैं इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 2 से लेकर के 4 सेंटीमीटर आलमंड शेप होती है। मीजोडर्मल ओरिजिन लगभग सारे ऑर्गन का होता है, बता चुका हूं मैं। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैंने बताया एक थिन एपिथेलियम से कवर्ड होती है, जिसको जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और उसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। और किसको कवर करती है ये, ओवेरियन स्ट्रोमा को। और स्ट्रोमल टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो आउटर वाला पार्ट होगा, पेरिफेरल वाला पार्ट होगा कॉर्टेक्स, और इनर वाला पार्ट होगा मेडुला। ये एनसीईआरटी की लाइन हमारी कवर हो जाती है एक डायग्राम से मात्र। यहाँ तक कोई डाउट है, मतलब ये पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, और डायमेंशन याद रखो, ये डायग्राम पता होना चाहिए आप, है। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े। चलो, तो यहाँ ना बता करके मैं आगे बढ़ूँ। ओवरी का स्ट्रक्चर देखोगे तो समझ में आ रहा है ना, ये लिगामेंट है, और यहाँ अंदर बीच वाले पार्ट में क्या नजर आएंगे, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स। आउटर वाले पार्ट में क्या नजर आएंगे, डिफरेंट स्टेज ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिकल, जो मैं डायग्राम बनाऊंगा इसको अभी प्रॉपर तरीके से, इसको आगे बढ़ रहे हैं, मैं प्रॉपर अभी डायग्राम बनाऊंगा फॉलिकुलर स्टेज में। अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें होमोलॉजी एनालॉजी अब याद नहीं करना है, एक जमाने में हम कराते थे, बस एक याद रखना है, क्लाइटोरिस, यस, क्लाइटोरिस। अच्छा, होमोलॉजी एनालॉजी थोड़ा बहुत एवोल्यूशन पढ़े तो हो ना, बेजोरा भी नहीं। होमोलॉजी माने क्या होता है, और एनालॉजी मतलब, बहुत सही। एक याद रखना है,
यही तुम्हारे मतलब का है क्लाइटोरिस, होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस इन मेल। ठीक है, अब आ जाओ, हमें पढ़ना क्या क्या है यहाँ पर। अच्छा, वॉल्वा, पुडेंडम, एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया पेल्विक रीजन में होते हैं। पुडेंडम और वॉल्वा याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा इन दो टर्म्स के ऊपर। ठीक है, मेल में एक्स्ट्रा जेनाइटेलिया मैंने दो बताए थे, स्क्रोटम और पेनिस। ठीक है, फीमेल में 5 है। ठीक है, मोस्ट प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन, वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसमें मेन तो ये 5 है। वेस्टिब्यूल एक पार्ट होता है, अलग से बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, जिसके अंदर आप कह सकते हो यूरेथ्रल ऑरिफाई और वजाइनल ऑरिफाई मिलते हैं। ठीक है, और कह सकते हो फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स मिलते हैं, जैसे पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको स्किन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और बल्बो, जैसे वहां बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थे, यहाँ बर्थोलाइन ग्लैंड होते हैं, बर्थोलाइन ग्लैंड। मैच कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, चलो इसको अब डायग्रामेटिकली दिखाते हैं। वॉल्वा, पोडेंडम, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। डायग्राम में ही सारे पॉइंट ऐड कर देंगे, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। हाँ, एक करके स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हो गया। कहाँ पूछना भी करें, पूछेंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो तुम? थोड़ा खत्म कर लो उसको, पूछते हैं एग्जाम्पल। खत्म कर लो एक बार, बेचैन मत हो। ठीक है, आ जाओ। क्योंकि आज टाइम है मेरे पास काफी, 1 घंटा पूरा मैं एक्स्ट्रा लेकर के आया हूँ पूछने के लिए, पूरा 1 घंटा। खत्म करा दो पहले। ठीक है, फिर आराम से पूछ के एक एक बच्चा, सब बच्चे आज बता देंगे मुझे, ऐसा मान के चलिए। एकदम साइलेंट रहो, लेकिन बिल्कुल साइलेंट। मैं तो बस आज बोलूंगा इतना मोलस का, बस तुम्हें अपना बोलना है सारा, एक काइंड हो।
ठीक है, हेमिकोडेटा, बस इतना इतना बोलूंगा मैं, समझ रहे हो ना, बस सब तुम्हें सुनाना है। हाँ, तो ये मतलब पूरा, छोटे छोटे होंगे दो तीन पूछूंगा, बड़ा वाला होगा तो एक पूछूंगा, ठीक है, पर लास्ट में अभी कोई एनसीईआरटी खोल के रट्टा नहीं मारेगा। हाँ, आ जाओ पहले जैसे कंप्लीट कर लो। नंबर टू, मैजोरा, नंबर थ्री, माइनोरा, नंबर फोर, लाइटोरिस, नंबर फाइव, लेविया, मैजोरा, लेविया, माइनोरा। अच्छा, क्लाइटोरिस और ड्रॉ करनी है आपको इसमें। यूरेथ्रल ऑरिफाई, ऑरिफाई समझते हो ना, फाइव, वजाइनल ऑरिफाई, ओपनिंग कोई ऑरिफाई बोल दो। ये आपको वन पेयर ग्लैंड दिख रहे हैं यहाँ पर, वन पेयर ग्लैंड आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये ग्लैंड पूरे हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब करें स्टार्ट, अब समझो। सबसे पहले हम बात करते हैं मोस प्यूबिस, ठीक है। आप जैसे जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन नेचर चाहती है क्योंकि माँ मदर जो है उसको बेबी कंसीव करना होता है, क्या करना होता है, बेबी कंसीव, समझ में आ गया ना। हाँ, तो बेबी कंसीव करने के लिए ये यूट्रस होता है, यूट्रस के नीचे ओवरी होती है, समझ, यूट्रस के नीचे कह रहा हूँ, यूट्रस के लेफ्ट और राइट में क्या होती है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, ठीक है। तो धक्के भी लगते हैं, समझ रहे हो, गिर भी सकता है कोई, तो प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर ने वहां पर क्या है, डिपोजिशन ऑफ फैट किया, क्या किया, डिपोजिशन ऑफ फैट। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा फैट का डिपोजिशन होता है, ठीक है, क्योंकि इधर से लेफ्ट इधर उधर क्या होंगे, ओवरीज होंगे पूरे के पूरे पार्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर फैटी टिश्यू होंगे नंबर वन, और
हेयर्स होते हैं, क्योंकि सब हम एनिमल्स हैं, ठीक है। एनिमल का मतलब है, समझ में आएगा किस तरह की इवोल्यूशन हुआ है, तो प्रोटेक्शन के लिए हेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी होंगे, और हेयर्स और फैटी टिश्यू, जो सबसे आउटर पाउच होता है फ्लैशी फोल्ड मेजोरा, इसमें भी सेम यही चीज होती है। पर माइनोरा के अंदर फैटी टिश्यू और हेयर्स नहीं होते, बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो फैटी टिश्यू देखने को मिलने वाले हैं आपको, ये वाला पार्ट हो गया। नीचे देखने को मिलेंगे यहाँ पर फैटी टिश्यू एंड हेयर। अच्छा, माइनोरा की अगर मैं बात करूं तो माइनोरा, एनसीईआरटी लिखती है फ्लैश, सॉरी मेजोरा, मेजोरा मतलब बड़ा, माइनोरा मतलब छोटा। ये फ्लैशी फोल्ड है, फ्लैशी फोल्ड है, ठीक है, एक फ्लैशी फोल्ड है। इसके अंदर भी दो चीजें देखने को मिल रही हैं, फैटी टिश्यू, मेजोरा बाहर वाला होता है, माइनोरा अंदर वाला होगा। ये मेजोरा है, इनमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आ जाओ माइनोरा, माइनोरा अंदर वाला है, तो मेजोरा के अंदर, ठीक है, एक फोल्ड दिखता है, ये माइनोरा है, इसमें फैटी टिश्यू और हेयर्स नहीं होते। अब क्वेश्चन आता है कि जो क्लाइटोरिस होता है वो मेजोरा के एंटीरियर एंड पर होता है या माइनोरा के एंटीरियर एंड पर होता है। हाँ, अब डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें याद रहेगा कि हर माइनोरा के एंटीरियर एंड पर बनाया था मैंने। अच्छा, नीचे वाला एंड कौन सा होगा, पोस्टीरियर, तो ऊपर वाला क्या होगा, एंटीरियर, ठीक है। तो क्लाइटोरिस, इसको दिखा देते हैं कलर चेंज करके। क्लाइटोरिस ध्यान रखना है, इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं इसमें, इरेक्टाइल टिश्यू, प्लस इसमें फोर स्किन भी होती है कवर करने के लिए। जैसे ग्लैंस पेनिस के अंदर फोर स्किन और रेक्टाइल टिश्यू थे, सेम यहाँ पर भी रेक्टाइल टिश्यू और फोर स्किन होती है। यानी अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर है ग्लैंस पेनिस के, सिमिलर, समझ रहे हो मेरी बात, सेम टाइप के टिश्यू, सेम टाइप की स्किन, ठीक है। तो इसलिए आप इसको होमोलॉगी टर्म यूज करोगे, पर ऑप्शन में एनालॉगी होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, एनालॉगी का मतलब होता है फंक्शन में समानता, होमोलॉगी का मतलब होता है स्ट्रक्चर में समानता, ठीक है, एनाटॉमी में समानता, टिश्यू में समानता, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो हमेशा कोई भी चीज होगी वो एनालॉगी शो करेगी, होमोलॉगी शो नहीं करेगी, सॉरी होमोलॉगी शो करेगी, एनालॉगी शो नहीं करेगी, क्योंकि सब स्ट्रक्चर समान हो सकते हैं, फंक्शन थोड़े ना समान होंगे। चलो, एक बात तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन एंटीरियर पार्ट ऑफ माइनोरा। एंटीरियर साइड पे, साइड ऑफ माइनोरा, एंटीरियर एंड साइड माइनोरा। जबकि हाइमन आप जानते ही हो, परफोरेटेड लेयर होती है जो वजाइना को कवर करती है, और एनसीईआरटी लिखती है हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता, समझ गए ना मेरी बात। हाँ, हाइमन एक म्यूकस की हाईली वेस्कुलर लेयर है, ठीक है, और परफोरेटेड होती है। ये एनस कट हो गए यहाँ पर। तो ये आपके पांच तो हो गए, वोल्वा, पुडेंडम, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब माइनोरा के अंदर के पूरे पार्ट को, माइनोरा के अंदर के पूरे पार्ट को हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल, ये पूरा वेस्टिब्यूल है। पार्ट विद इन माइनोरा।
अब वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग देखने को मिल रही है, एक तो यूरेथ्रल ओरिफाई, एक वजाइनल ओरिफाई। यूरेथ्रल ओरिफाई के लेफ्ट और राइट कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो लुब्रिकेंट रिलीज करते हैं, लाइक हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। और ऐसे ही वजाइनल ओरिफाई के आसपास भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो भी सेम लुब्रिकेंट टाइप ही चीजें रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही कह सकते हो एक तरीके से फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स है, पर मेमोरी ग्लैंड को हमने फीमेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड में इंक्लूड नहीं किया, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ठीक है। तो इनको मैंने अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया है, ठीक है। हाँ, यूरेथ्रा की पेरीफ्री पर है, तो रट्टा नहीं मारना, पैरा पैरा पेरीफ्री, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, याद रहेगा। यूरेथ्रा की पेरीफ्री पर है पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या बोलोगे उसको, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। वन पेयर होते हैं, मैं लिखता हूं तब ये घर घर करता है ना। हाँ अच्छा, चलो अब आज गला है नहीं तो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर होते हैं, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा, समझ आ ही रहा होगा। अच्छा, इनका एक नाम और होता है, और क्या बोल सकते हैं इनको, स्किन ग्लैंड भी बोल देते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, उधर कंफ्यूज मत हो ना, उधर थे बल्बो यूरेथ्रल, तो यहाँ क्या होंगे, बर्थोलाइन। वन पेयर। अब इसको ड्रॉ करो, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड है, इसके अलावा जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने थोड़े से एडिशनल पॉइंट ऐड कर दिए। हो गया। मैं जोरा बड़ा होता है, माइनोरा जैसे मेजर माइनर, ऐसे याद रहेगा ना, ऐसे याद रखना। क्लाइटोरिस याद रहेगा ही, मैंने इधर लिख भी दिया है। क्लाइटोरिस किसकी होमोलॉजी दिखाता है, होमोलॉजी टू ग्लैंस पेनिस। टिश्यू में सिमिलरिटी है, टिश्यू में सिमिलरिटी है। इरेक्टाइल टिश्यू और फोरस्किन यहाँ देखने को मिलती है, फोरस्किन उसको कवर करने का काम करती है। नेचर ने बनाया इसलिए है क्योंकि नेचर चाहती है हर पॉपुलेशन बर्थ को लीड करे, फर्टिलाइजेशन को लीड करे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का मतलब है हर पॉपुलेशन से बेबी हो, क्योंकि हर जीव हर एनिमल अपनी ग्रोथ बढ़ाना चाहता है। ये तो है ना, इतने चाहे कीड़े मकोड़े हो या कोई भी एनिमल ले लो, वो आई है किसके लिए, खाने और ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। पर प्रकृति को लिमिट मेंटेन करनी है चीजों को, तो प्रकृति अपने हिसाब से उनको मेंटेन करती है तरीके से, बैलेंस में करना है सारा का सारा। पर हम भी तो एनिमल ही है एक तरीके से, आगे जाके इवॉल्व हो गए, थोड़े समझदार हो गए, बुद्धि विकसित हो गई, चार पैरों से दो पैरों पर चलने लगे, ठीक है। डोलते थे ऐसे ही कपड़े पहनने लगे, एनिमल्स की खाल निकाल निकाल करके, ठीक है। और आगे जाके इवॉल्व होते चले गए, ब्रेन विकसित हो गया, है तो वही गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, वही से तो बने हैं, आया ना। हाँ, सुबह उठते थे खाने के लिए, शिकार करते थे, खा के दिन भर खाते थे, फिर रात में फिर सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे शिकार के लिए, फिर दिन भर खाते थे, फिर सो जाते थे, समझ रहे हो, वही सही था।
ऐसा मत किया तो अगली बार वही जन्म मिलेगा तुझे। समझ में आया? यही करेगा फिर तू, सुबह उठेगा और खाएगा फिर रात में सो जाएगा। इतना आसान है जंगल की लाइफ। ठीक है, अगर तुझे, तू किसी को खाने के लिए दौड़ेगा, कोई तेरे पीछे भी खाने के लिए तुझे दौड़ेगा। अभी तो मस्त बैठे हो कमरे में जैकेट पहन के, गर्मी में नींद भी आ रही है, खर्चा कुछ करना नहीं पड़ रहा, पूरी मौज ले रहे हो और कह रहे हो कि हाँ वही सही था। इस समय पूरी, मतलब इस प्लेनेट की सबसे उच्च प्रजाति के मेंबर हो तुम, समझ रहे हो? हाँ, उसका फायदा उठाओगे तभी कुछ फायदा मिलेगा। और फायदा तब उठाओगे, पहले अच्छे डॉक्टर बनो और कुछ अच्छे बड़े बड़े काम करो, दुनिया के दुनिया के मतलब स्तर पे लेवल पर हो। छोटे मोटे लेवल पर ना हो कि गांव में बस उसने कर दिया बस। बड़े लेवल पर, अबे नेशनली इंटरनेशनल लेवल। भाई तू नेशनल पे क्यों अटक गया? मैं दुनिया बोल रहा हूँ भाई। और इंडियन डॉक्टर की वैल्यू रिक्वायरमेंट पूरी दुनिया में है भाई। हाँ, जस्ट सर नहीं बनना पड़ेगा पहले, और प्रूफ भी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है। तुम लोगों से भी ये वाली बात कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो ना? मौका मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, इस बार निकलो। अगर ये कोई रह गया क्या? कोई कितने रह गए याद उठाओ, दिखा देना उसको, जो आसपास के बच्चे हैं। अगर ये डायग्राम आएगा तो इसे क्वेश्चन कर पाओगे? ऐसे समझना, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, यूट्रस है तो यहां से यहां पूरी बजाना दिख रही होगी, अंदर एक पाउच दिख रहा होगा, एक पाउच बाहर दिख रहा होगा। तो बाहर वाला मेजोरा, अंदर वाला माइनोरा, वजाइना, यूट्रस। कोई दिमाग लगाने की जरूरत है इसके अंदर? ये यूरिनरी ब्लैडर होगा। अरे हाँ या ना? तो ये यूरेथ्रा होगी। ठीक है, यहां माइनोरा के एंट्री एंड पर क्या नजर आ रहा है आपको? क्लाइटोरिस। अरे माइनोरा के एंट्री एंड पर क्लाइटोरिस नजर आ रहा है ना? खत्म। ये आपको एलिमेंट्री कैनाल दिख रही होगी, कोलोन, रेक्टम होगा। मतलब बिना देखे आप इसको समझ सकते हो। तो एबीसीडी लिख के पूछेगा तो आप कर दोगे। यूट्रस समझ में आ रहा है, ब्लैडर समझ में आ रहा है। हाँ, ये एक हड्डी होती है, पीविक सिम्फिसिस बता चुका हूं मैं इस बोन को। यूरेथ्रा आप जानते हो। ठीक है, क्लाइटोरिस समझ में आ गया। माइनोरा मेजोरा साफ साफ दिख रहा है। वजाइनल ओरिफाई, ठीक है, तो ये वजाइनल ओरिफाई यहाँ पर होगी, क्योंकि ये वजाइना है इसलिए वो ओरिफाई होगी, वजाइनल ओरिफाई। और सर्विक्स ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर होगी ये सर्विक्स। अब आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो एनसीईआरटी डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लिया करो और आंखें बंद कर देखा, मतलब एक बार ड्रॉ करके देखो कि या बिना लिखे कि ये क्या है, 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 इस तरीके बना लो। ठीक है, फिर वो याद रहेगा परमानेंट तुम्हें। हाँ हाँ, यूट्रस सर्विकल स्फिंक्टर मोस्ट प्रोबेबल स्फिंक्टर होता है। ये जी के क्वेश्चन है, नॉलेज के लिए बस। ठीक है, नीट के लिए नहीं है। ठीक है, पावरफुल स्फिंक्टर का मतलब है 9 महीने तक बच्चे को क्या करेगा, होल्ड करेगा, पूरे फ्लूइड को होल्ड करेगा, बंद रहेगा। यहाँ पर लीकेज नहीं होती। लीकेज कब होती है? जब पार्चुरेशन की मैकेनिज्म चालू हो रही होती है, तब लीकेज होना स्टार्ट होती है, धीरे 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 धीरे, क्योंकि बेबी को बाहर आना है। ठीक है, इसलिए पावरफुल स्फिंक्टर कहलाता है। ठीक है, सर्विक्स, सर्विकल स्फिंक्टर इज द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल स्फिंक्टर ऑफ, ठीक है, बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब आ जाओ मेमोरी ग्लैंड। बहुत सिंपल सा है, इसमें तो बात की बात है। यहाँ समझना, ग्रैप्स समझ रहे हो? ग्रैप्स, अंगूर। अंगूर का एक छोटा सा ऐसा ना, एक जैसे मानो ग्रैप्स है, छोटी स्टेम ऐसे होगी इसकी, ऐसे दूसरे अंगूर की छोटी सी स्टेम होगी, ऐसे अंगूर की एक छोटी सी स्टेम यहाँ पर होगी। ये सारी स्टेम किसमें जुड़ेंगी? एक बड़ी सी इसमें ऐसे। समझने की कोशिश करो, मैं कह रहा कि क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्रू सॉल्व करो। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? ऐसा स्ट्रक्चर समझ समझ गया ना? कुछ ऐसे ही मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं इंटरनल। ठीक है,
मेमोरी ग्लैंड में छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, उनकी छोटी छोटी स्टेम होती हैं, इनको टिब्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? टिब्यूल। ये सारे टिब्यूल एक मेन डक्ट में जुड़ते हैं, इसको डक्ट बोलते हैं। समझना मेरी बात? तो टिब्यूल और डक्ट में अंदर समझ में आ गया। सबसे छोटा स्ट्रक्चर टिब्यूल होगा, वो कनेक्ट करेगा बड़े वाले स्ट्रक्चर में, उसको डक्ट बोलेंगे, ठीक है। फिर डक्ट आगे जाकर के एम्पुला में, एम्पुला एक खुला हुआ पार्ट होगा, ठीक है। और फाइनली जो निप्पल के अंदर खुलती है डक्ट, उसको लैक्टिफरस डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लैक्टिफरस डक्ट। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है। तब ये सही नहीं है क्या? क्या हो रहा है? क्या कैसा लग रहा है? तो तुम दो को क्यों बर्बाद करने वाले? नहीं हुआ है? चलो, ठंडी लग के जो बुखार आ रहा है ना, वो वायरल है। चलो, इतनी दी आ रही है? क्या भैया? कल तो तू सो गया था, मुझे पता है, देख ही रहा था। चलो फिर भी कोशिश करूं। देखो, दोस्ती का फायदा तब है जब वो दोस्ती एक दूसरे को बढ़ाने में मदद कर रही है। अगर तुम लोग यहाँ पर हो और दोस्ती ऐसी है, तुम्हें यहाँ पहुंचा रही है, यहाँ पहुंचा रही है, यहाँ पहुंचा रही है, यहाँ पहुंचा रही है, यही दोस्ती है। और एक गड्ढे में जा रहा है, मैं तो गड्ढे में जाऊंगा, बस दो को साथ लेके जाऊंगा, हम दोस्त पक्के हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं होता। असली दोस्त वो होगा, मैं गड्ढे में जाऊंगा पर दो को गड्ढे में नहीं जाने दूंगा मैं किसी भी तरीके से। मैं पक्का दोस्त हूं मैं। समझ में आया? इसे कहते हैं दोस्ती। एक दूसरे की केयर। रोज लंच लाता है, एक दिन जब बीमार पड़ेगा तो एक महीने के सब बराबर कर लेगा तेरा। लंच लाता है, इधर आ जाओ। दोस्ती किसकी? लंच की है, मतलब की है, खाने की है। बस, दोस्त है, रोज मेरी लंच लाता है इसलिए। यार सब दुनिया मतलब किया भाई। लंच लाता है इसलिए दोस्ती है। एक डायग्राम मेरे साथ ड्रॉ करना, ठीक है? स्टार्ट। कलर चेंज करता हूँ इसका। ट्यूब्यूल और डक्ट में अंतर तुम्हें समझ में आया? ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? ये ट्यूब्यूल्स हैं। क्या है? व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर डक्ट है। एक का स्ट्रक्चर थोड़ा मैं बड़ा बनाऊंगा, समझ पाओ। एक लोब्स का। बाद बाकी के तो आप स्मॉल स्ट्रक्चर बना के दिखा सकते हो।
अब नोट कर लो सारा। मेमोरी लोड्स, मेमोरी L प्लस। memory cell, milk secreting cells, oxytocin receptor, smooth muscles, memory tubule, कई मेमोरी ट्यूब्यूल मिलके क्या बनाते हैं, मेमोरी डक्ट, कार्पेल्टियर एम्पुला, मेमोरी तक दे रखा है, एम्पुला भी दे रखा है, नीचे नजर आ रही है लैक्टिक, और एरोला। एक मिनट बना रहे हो या समझाऊं मैं पहले? तो बना लो जल्दी से।
गला जल चुका है गर्म पानी और काढ़े से, इतना पी रहा हूँ ग्लास भर भर के, लेकिन अब एंटीबायोटिक खा रहा हूँ तगड़ी वाली, तो ये होगा तो रेस्ट करने से ही सही। लेकिन क्योंकि पिछली बार भी जब खराब हुआ था डॉक्टर ने कहती थी एकदम रेस्ट, ये तो मेम्ब्रेन अभी तुरंत ये टॉन्सिल्स होते हैं ना, जैसे जोर डालोगे तो फूल जाएंगे, और फूलते ही इन्फ्लामेशन चालू हो गया है। पट्टी पट्टी काय की पट्टी, ऐसे डॉक्टर बनेगा तू, ऐसे बनेगा डॉक्टर। किसी को टॉन्सिल्स हो गए गर्दन में तो बांध दी है उसकी गर्दन को। हाँ? तो ये ऐसी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये डॉक्टर बनेगा क्या करेगा ऐसे बच्चे। जितनी चीजें हो सकती है ना वो सारी करता हूँ मैं। इस समय हल्दी का काढ़ा पी रहा हूँ, ये सब चल रहा है। एंटीबायोटिक एमोक्सिक, जो एमोक्सिक्लेव है ना, वो ले रहा हूँ मैं साथ में। सिरप ले रहा हूँ तगड़ा वाला। एंटी इन्फ्लामेटरी ले रहा हूँ रात में सोते वक्त। ये पिछली बार आया था ना, तब से है। तब भी मैंने एंटीबायोटिक खाई थी, अभी जाकर के एंटीबायोटिक खाई है, फिर एंटीबायोटिक नुकसान करती है इतनी। लेकिन अब वो ये ना, डॉक्टर एक ही बात कहता है कितनी भी एंटीबायोटिक खाओ तभी सही होगा जब आप एकदम रेस्ट होगे, क्योंकि वो मेम्ब्रेन को हील करने में टाइम चाहिए होगा। आप कितनी भी एंटीबायोटिक शरीर में डाल दो, जब मेम्ब्रेन हील ही नहीं होगी तो मतलब ही नहीं। क्या? नहीं समझ में आई। जोर से बोल। ग्लिंटस? हाँ हाँ, आता तो है। अरे सिर्फ काम नहीं कर रहा यार। हाँ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ, बन गया। पहला क्वेश्चन आता है, अभी तक आया नहीं है नीट में, आएगा, कि मेमोरी ग्लैंड किस मसल्स के ऊपर सिचुएटेड होती है। यस। कहां पर? पेक्टो, कहां होती है? पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स। एक तो आपके रिब्स होते हैं, रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स तो होते हैं, वो अलग चीज है। इंटरकोस्टल, इंटरकोस्टल का मतलब है दो कोस्टल के बीच, यानी दो रिब्स के बीच मिलने वाले मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स। अब उनके ऊपर भी एक मसल्स का एक लेयर, एक पैच होता है पूरा का पूरा। इसको पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स। पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स। तो ये पेक्टोरिलिस मेजर मसल्स होते हैं ना, यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ये नीट में अभी तक पूछा नहीं है, छुपा हुआ है, और क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। कोई भी सही इंसान होगा जो जानता होगा पुराने क्वेश्चन तो नए क्वेश्चन में अंतर करना है, एनसीईआरटी बेस बनाना है, तो उसको जरूर देगा 100%। हाँ, बिटवीन मसल्स बिटवीन रिब्स, ये तो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं, आप जानते हैं, तो मतलब नहीं है कोई, इस पर क्वेश्चन आएगा। मेमोरी ग्लैंड की बात करूं तो मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करने के लिए यहाँ पर क्या होते हैं? कूपर्स लिगामेंट। क्या होते हैं? कूपर्स लिगामेंट। ये टोटली इन लोब्स को होल्ड करते हैं। ठीक है। एज बढ़ने के साथ साथ लिगामेंट वीक हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात? दूसरी बात ध्यान रखना है आपको, अगर मैं अंदर देखूं तो आपको कुछ बंच, जैसे मानो ग्रैप्स का बंच, अरे अभी समझाया था ना, ये मानो एक बंच है ग्रैप्स का, इसको एक को क्या बोलते हैं? लोब्यूल, लोब, लोब। समझ रहे हो ना? ऐसे 15 से 20 लोब्स होंगे यहाँ पर, 15 से 20 क्या होंगे? लोब्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, और उनके आसपास क्या भरा होगा? फैटी टिश्यू भरे होंगे। क्लियर है बिल्कुल? अगर मैं एक लोब की बात करता हूं, ये सिंगल लोब है, यहां से यहां तक क्या, ये पूरे एक लोब है। ठीक है, अब इस लोब का फॉर्मेशन किससे हुआ? छोटे छोटे लोब्यूल्स, छोटे छोटे लोब्यूल्स। एक को थोड़ा मैंने बड़ा करके दिखा दिया है समझाने के लिए। एक को क्या बोलोगे? मेमोरी लोब्यूल। अब मेमोरी लोब्यूल्स किससे मिलके बनते हैं? छोटे छोटे सेल्स, छोटे छोटे सेल्स। ये वो सेल्स हैं जो मिल्क को रिलीज करते हैं इस कैविटी में। नहीं आई? क्या आई? बताओ।
मिल्क को रिलीज करते हैं इस कैविटी में। अब इस कैविटी से मिल्क कहाँ जाता है? छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स। किसमें जाएगा? छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स। इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो मेमोरी ट्यूब्यूल से होता हुआ कहाँ जाएगा? मेमोरी डक्ट। ट्यूब्यूल से तो कहाँ जाएगा? मेमोरी डक्ट। और डक्ट एक एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें स्टोरेज ऑफ मिल्क हो जाता है, थोड़ी पल के लिए स्टोर हो जाता है। हो गया? अरे हाँ या ना? एम्पुला से निप्पल में जो डक्ट जाती है उसको क्या बोलते हैं? लैक्टिफेरस डक्ट। एक निप्पल में एक डक्ट होगी या ज्यादा होगी? कितनी ज्यादा? जितने लोब्स होंगे उतनी डक्ट होंगी। लोब्स कितने होते हैं? 15 से 20। तो डक्ट भी कितनी होंगी? 15 से 20। यानी डक्ट का बंच होता है, क्योंकि वो छोटा बेबी है, उसको ज्यादा मिल्क चाहिए, पेट तभी तो भरेगा। एक पतली सी डक्ट से कैसे? यानी एक सिंगल पतला सा स्ट्रॉ है, उससे पेट कैसे भर लेगा वो? तो नेचर ने क्या किया? बंच ऑफ स्ट्रॉ बनाया। ठीक है कि बेटा बंच ऑफ स्ट्रॉ है, इससे तू मिल्क इंटेक करेगा तो तेरे इतना क्वांटिटी में मिल्क पहुंचेगा जिससे तेरा पेट भर जाए। ऊपर से लिगामेंट, ठीक है, होल्ड करने के लिए बस, क्योंकि वेट होता है ना मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, और जब जब प्रेगनेंसी के बाद का टाइम होता है लैक्टेशन पीरियड, तो मिल्क का भी तो उसमें डिपोजिशन होगा। ठीक है, तो उसको होल्ड करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो नेचर ने एडिशनल लिगामेंट्स बनाए, ऊपर से लिगामेंट। ठीक है, वो एनसीईआरटी में नहीं है, वो छोड़ दिए। अब समझो मेरी बात। एम्पुला, हाँ क्या ये रहा है? ये है एम्पुला। क्या कर रहे हो? जोर से बोल, क्या कहना चाह रहा है? खड़े हो पहले। ये सिंगल एल्व्यूलाई है। जैसे लंग्स के अंदर एल्वलाई होती है ना, ऐसी इसकी भी एल्व्यूलाई है। समझ गया ना? हाँ, आगे। ये एक सिंगल एल्वुलाई है, ट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ है, डक्ट से जुड़ा हुआ है, एम्पुला, और एम्पुला के बाद लैक्टिफेरस डक्ट। सीक्वेंस पर क्वेश्चन आया है। सीक्वेंस का मतलब अरेंजमेंट में क्वेश्चन आया है। तो लोब्स किस में खुलते हैं? लोब्स लोब्यूल्स, लोब्यूल से लोब्स बनते हैं। लोब्यूल्स ट्यूब्यूल में खुलते हैं, ट्यूब्यूल डक्ट में खुलती है, डक्ट एम्पुला में खुलता है, एम्पुला एक्टिवेस डक्ट में खुलता है। ठीक है, निप्पल, निप्पल के अराउंड जो पिगमेंटेड रीजन होता है उसको एरोला बोलते हैं, हाईली सेंसरी नेचर का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। समझ रहे हो? सेंसरी न्यूरॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं इस रीजन के अंदर। निप्पल और निप्पल के आसपास के रीजन में सेंसरी न्यूरॉन ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि मिल्क का रिलीज करने का जो मैकेनिज्म है वो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। ठीक है, मदर का मिल्क तभी निकलेगा जब बच्चा निप्पल को सक करेगा। ठीक है, तब अपने आप सीधा हाइपोथैलेमस सिग्नल जाएगा, तब जाकर के ये मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ में आया? तो पूरा मैं बताता हूँ। तो एरोला वाला पार्ट है ना, मेलानिन पिगमेंट वाला, हो गया? आगे बढ़े। अब कुछ मैंने इसी क्वेश्चन सारे से सॉल्व हो जाएंगे, पर मैंने कुछ ये डाल दिए। जैसे मेमोरी ग्लैंड होते क्या हैं, एक दो पॉइंट एडिशनल डाल दिए। ये स्वेट ग्लैंड का रूपांतरण है। पसीने की ग्रंथियां जो होती है ना, उसका मॉडिफिकेशन रूप है, मॉडिफाइड एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। समझे? क्योंकि कोई स्पेसिफिक ग्लैंड नहीं है जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस से बनती है। समझ में आ गया? किससे अटैच होती हैं? पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये आएगा भाई, क्वेश्चन अब तक आया नहीं है। कौन से लिगामेंट इसको होल्ड करते हैं? कूपर्स लिगामेंट, ओनली फॉर नॉलेज। कितने लोब्स होते हैं? एनसीईआरटी में दे रखा है 15 से 20 लोब्स होते हैं एक ग्लैंड के अंदर। ईच लोब्स आर सेवरल स्मॉल कंपार्टमेंट कॉल्ड द लोब्यूल्स। ठीक है, कंपार्टमेंट मतलब एल्वुलस कह दो उसको। ठीक है, लोब्यूल्स बोल दो। ग्राफ लाइक क्लस्टर होते हैं, मिल्क सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं इनके अंदर। एल्वुलाई बोल दिया, टर्म एल्वुलाई। छोटी सी कैविटी होती है उनके अंदर, सेंटर वाला पार्ट कैविटी है। लैक्टिफेरस डक्ट की अगर मैं बात करूं, फ्रॉम वन ऑफ द लोब्स टू द एक्सटीरियर, लोब से निकलती है, मतलब एक लोब से एक लैक्टिफेरस डक्ट होगी। तो जितने लोब्स होंगे उतनी लैक्टिफेरस डक्ट होंगी, इन 15 से
20 लैक्टिवस डक्ट यहाँ देखने को मिल सकती है। सीक्वेंस पे क्वेश्चन आएगा, सीक्वेंस मैंने बता दिया आपको किस तरह की सीक्वेंस होगी। पहले कहाँ पे आएगा, कैविटी में मिल्क आएगा, यहाँ से ट्यूब्यूल्स में आएगा, फिर डक्ट में आएगा, एम्पुला में आएगा, लैक्टिवस डक्ट में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? अरे हाँ या ना? ठीक है, अब बात आती है कि जब लैक्टेशन पीरियड आता है तो एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, स्मूथ मसल्स के ऊपर। जब ऑक्सीटोसिन इसे बाइंड करेगा, समझना, तो स्मूथ मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। जब स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिल्क कहाँ जाएगा, इस सीक्वेंस के थ्रू बाहर आएगा। उसकी मैकेनिज्म अभी लैक्टेशन में बताने वाला हूं मैं। क्या बेटा, क्या आएगा, वो सब कुछ आएगा। अब आ जाओ, लैक्टेशन कैसी मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसी मैकेनिज्म है, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। अगर मैं इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म बोल रहा हूँ, किस बेस पर बोल रहा हूँ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, अब समझना। कुछ एग्जांपल थोड़ा सा बना के दिखा दो। लैक्टेशन अपने आप नहीं होता। देखा होगा जब कभी घर में कहीं बच्चे हुए हो, आसपास और देखे होंगे आपने, हॉस्पिटल गए हो, बच्चा तुरंत ही पैदा होता है तो डॉक्टर को बुलाया जाता है कि भाई बच्चा भूखा है अभी, तो उसको क्या बाहर का दूध देना है बोतल का या मदर की फीडिंग करानी है। डॉक्टर आगे बोलेगा कि मदर फीडिंग करानी है, तो मदर से पूछा जाता है कि ठीक है मदर की फीडिंग होगी तो मिल्क, तो मदर क्या बोलेगी, मिल्क ही नहीं है डॉक्टर साहब, मैं कैसे फीडिंग कराऊंगी उसको। ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे कि भाई आप फीडिंग कराओ। ठीक है, आप फीडिंग कराओ। अगर आपको मन से लग रहा है बच्चा भूखा है, ये मदर का थॉट प्रोसेस ही सारा खेल खेल करता है। मदर को जैसा लगेगा ना बच्चा भूखा है, परेशान है, समझना मेरी बात, तो अपने आप मिल्क बनेगा और निकलना चालू हो जाएगा, सिर्फ थॉट प्रोसेस से। समझना मेरी बात? हाँ, अब कैसे, तो डॉक्टर क्या बोलेगा कि आप फीडिंग कराओ। अब बच्चा छोटा सा नन्ना मुन्ना जो हाथ में है, डॉक्टर ने दिया भी मदर को, तो उससे कहेंगे, और देखो ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचर का बना हुआ अपना मैकेनिज्म। उस बच्चे को कैसे पता कि मैं इस निप्पल को सक करूंगा, सक कैसे करूंगा, अभी एकदम जन्म हुआ है, अभी अभी नहीं आया क्या, उसको नहीं पता सकिंग कैसे की जाती है। हाँ, उसको नहीं पता। पर वो, चाहे वो, मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा, किसी भी एनिमल का बच्चा, समझ रहे हो, किसी भी, चाहे वो क्रूर एनिमल हो, लॉइन, समझ रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, अगर वो मैमल्स है तो सबको जन्म लेते ही पता है कि मिल्क ऐसे मिलेगा, मुझे खाना ऐसे मिलेगा, है ना मैकेनिज्म। नेचर का एक अजीब ही कंसेप्ट है। ठीक है, हाँ, तो मान लो ये एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, डॉक्टर कह रहा है कि कोई नहीं, आप सिर्फ क्या करो, फीडिंग कराओ। तो जैसे ही ये
निप्पल को सक करना स्टार्ट करता है तो कौन सा सिग्नल आप बोलोगे? यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। कौन होते हैं? न्यूरॉन्स। सीधा सिग्नल कहाँ जाएगा न्यूरॉन्स के थ्रू? कौन सा स्टिमुलेशन कहलाएगा ये? नर्वस स्टिमुलेशन। क्लियर है बिल्कुल? अभी मदर को नहीं पता मिल्क कैसे बनेगा, कैसे आएगा, उसको इतना बस डॉक्टर ने कहा कि तुम फीडिंग कराओ। समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? नर्वस स्टिमुलेशन। जैसे ही नर्वस स्टिमुलेशन मिलेगा, हाइपोथैलेमस सिग्नल सीधे कहां भेजेगा? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब के पास, क्योंकि एंटीरियर लोब से उसको क्या निकलवाना है? दो हार्मोन। एक पोस्टीरियर से भी निकलवाना है, तो एंटीरियर से निकालेगा ये क्या? प्रोलैक्टिन। कहां गया वो बच्चा प्रोलैक्टिन वाला? हाँ, प्रोलैक्टिन लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, और प्रोलैक्टिन को रिलीज कराने के लिए कौन सा हार्मोन होगा? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग। ये सीधा एंटीरियर पिट्यूटरी को कहेगा कि भाई समय आ गया, निकालो। प्रोलैक्टिन क्या काम करेगा? ये इन मेमोरी ग्लैंड में फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराएगा। मेमोरी ग्लैंड के अंदर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। कोई डाउट? मिल्क बनना चालू हो गया, पर अभी बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा। बाहर लाने के लिए क्या होगा? यहाँ पर तुरंत ही इसके पोस्टीरियर लोब से ही एक हार्मोन निकलना चालू हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। क्या बोलते हैं उसको? मिल्क इंजेक्शन। ये ऑक्सीटोसिन क्या काम करेगा? यहाँ जो रिसेप्टर्स थे उनसे बाइंड करेगा। ये क्या है? मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। तो ये हार्मोन्स हैं, इसको बोलेंगे नर्वस स्टिमुलेशन। क्या बोलेंगे दोनों को? नर्व सॉरी हार्मोनल स्टिमुलेशन, एंडोक्राइन स्टिमुलेशन। यानी दो चीजें हो गई। सबसे पहले नर्वस स्टिमुलेशन मिला, उससे हार्मोन निकले, एक ने मिल्क बनाया और एक ने मिल्क कॉन्ट्रैक्ट करके निकालना चालू कर दिया। इससे बेबी को फीडिंग स्टार्ट हो गई। आई या नहीं आई? इसलिए कहते हैं इसको न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। आई या नहीं आई? तभी तो कहते हैं जरूरी नहीं बच्चा निपल को सक ही करे तभी मिल्क बने और निकलेगा। अगर मदर की फीलिंग है, समझ रहे हो ना, कि मेरा बच्चा भूखा है, रो रहा है, बस इतनी फीलिंग से ही मिल्क बनना चालू हो जाता है और निकलना भी चालू हो जाता है। इतनी तेजी से निकलता है कि हो सकता है मदर के सारे कपड़े भी गीले हो जाए मिल्क से। समझ रहे हो ना? ये नेचर का कंसेप्ट है। इसलिए कहते हैं माँ का, समझ रहे हो ना, आप ऋण उतार नहीं सकते, कहते हैं ना। हाँ, इसीलिए कहते हैं। ठीक है, तभी तो मैं अक्सर कर गाना ऑनलाइन में गाता हूँ कि मथुरा की हम तो भाई, तो मथुरा की बस में बैठते थे पहले, तो एक गाना चलता था, वही बताओ जरा, सुनाओ ना, पूरे को सुनाओ। ब्रिज की लैंग्वेज में था। हाँ, ये बोला सही बोल। सुना, कौन सुनाएगा? अच्छा, हाँ वही। ठीक है, जब बेटा उनके पास नहीं होता और उनको लगता है कि मेरा लाल कैसा है? भूखा है। ठीक है, तो ये पूरा तो सुनाते हैं, बसों में चलता है ना, पर वो पहले वो एक्सप्लेन करते हैं फिर गाना गाते हैं। ठीक है, जो ब्रज के गाने हैं वो ऐसे ही हैं कि उमड़ उमड़ मेरा जियरा लागे, बहे दूध की धार, कि लाल मेरो रोबत होएगो कि भूको सोबत होएगो।
समझ में आया? इसके बाद फिर सॉन्ग बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मतलब जो ब्रज के गाने हैं वो ऐसे ही है, ठीक है। तो मतलब फीलिंग मात्र से ही, समझ रहे हो ना, बहे दूध की धार, फीलिंग मात्र से ही, समझ रहे हो ना? हाँ, तो नेचर का मतलब एक अजीब ही है, समझ रहे हो? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट सेट है ब्रेन में? दोनों हार्मोन क्लियर हो गए इस बच्चे के, प्रोलैक्टिन आ गया, ये पूछ रहा था ना, ऑक्सीडेशन पूछ रहा था, और कोई डाउट? भाई मिल्क, हाँ हाँ हाँ, बाहर तो तभी आएगा जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन, सिंपल सी बात है। हाँ, यस, यहीं से डायरेक्ट निकल रहा है ना, सिग्नल जाते ही ये पहले निकलना चालू कर देगा अपने आप सीधे, ये बनाएगा फिर ये इसको कांटेक्ट कराएगा। हाँ, क्या चीज? अमाउंट क्या होता है? वो तो डिपेंड करेगा, जितना फीडिंग कराएगी मदर उतना मिल्क बनेगा, फीडिंग नहीं कराएगी मिल्क बनना बंद हो जाएगा, क्योंकि मिल्क के अंदर ही इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होते हैं, इनहिबिटरी पेप्टाइड्स खतरनाक होते हैं, जितना मिल्क निकलेगा इनहिबिटरी पेप्टाइड निकलना चालू हो जाएंगे, मिल्क बनता रहेगा। अगर कुछ कुछ होते हैं ना कि यार हम फीडिंग नहीं कराएंगे, नए जमाने के जो लोग हैं वो फीडिंग नहीं कराते हैं, वो पहले ही उसके मुंह में बोतल लगा देते हैं, भाई ले अब तुझे यही पीना है, कौन झंझट पालेगा, ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे लोगों के संग बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, इनहिबिटरी पेप्टाइड डिपॉजिट हो जाता है, अपने आप मिल्क बनना बंद हो जाता है, उससे उनको मोटापा आ जाता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि नेचर ने बनाया ही सिस्टम जिस चीज के लिए, जो मदर अपने बच्चे को जितनी फीडिंग कराएगी कभी मोटापा नहीं आएगा उसके अंदर, समझ रहे? एकदम जो प्रेगनेंसी के बाद मोटापा आता है, एक एक एज पे आता है, वो उसकी बात नहीं कर रहा मैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आता है, ठीक है। दूसरा, इनहिबिटरी पेप्टाइड अंदर डिपॉजिट नहीं होंगे, निकलते रहेंगे, वो खतरनाक होते हैं पेप्टाइड का डिपॉजिट होना, ठीक है। बच्चे के लिए नुकसान नहीं है पर मदर के लिए वो नुकसान है, समझ रहे हो? तो बनाया ही सिस्टम इसीलिए क्या है, क्या कैंसर तो नहीं होता, ठीक है, पर यह है कि हाँ वो पेप्टाइड ठीक नहीं होते, निकलने जरूरी है, तो निकालने चाहिए, मतलब फीडिंग करानी चाहिए, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कम से कम 6 महीने तो फीडिंग कराओ भाई। कैंसर तो बहुत सारे कारण है भाई, रेडिएशन इतने सारे तुम खा रहे हो, इतनी सारी चीजें, पॉल्यूशन, इतनी सारी चीजें, आपके डीएनए का कमजोर हो जाना, एक जैसे डीएनए है उसे छुएंगे नहीं, एक हाईली कॉइल्ड डीएनए है, हाईली कॉइल्ड, तो क्या होगा, आसानी से म्यूटेशन हो सकती है जीन के अंदर, डीएनए लूज हो गया, सीधा एक्सपोज करोगे पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगी, कौन सी म्यूटेशन में है ये, म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन टाइप ऑफ म्यूटेशन है ना, हाँ तो जानते होगे। हाँ, तो ये तो बता रहा हूँ, सुनते हो अपने अपने दुनिया में हो, बात चल रही है सर, ठीक है। तो पहले डीएनए हमारा क्या था, हाईली कॉइल्ड था, पर जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ह्यूमन डीएनए धीरे धीरे वीक हो रहा है, लूज हो रहा है, कॉलिंग कमजोर हो रही है, कुछ आर्टिकल्स में ऐसा है, रिसर्च में आया है, ये म्यूटेशन का कारण है, और ये पॉइंट म्यूटेशन कैंसर लीड कर रही है पूरी दुनिया में। इंडिया हॉट स्पॉट बन गया है कैंसर का, हॉट स्पॉट समझते हो? हाँ, ठीक है, जिसमें भी दिल्ली एनसीआर रीजन, गांव के गांव लोग के लोगों को कैंसर हो रहा है, ठीक है, मतलब इट इज डेंजरस कंडीशन। क्या, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके लिए मतलब काम कर रही हैं, ठीक है, तो चीजें हैं, फर्टिलाइजर क्या, आज किसान किसान ही नहीं समझ रहा है, जैसे तो मैं गोभी का एग्जांपल तुम्हें दिया था मैंने, ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हैं, उसको बस कीड़े, उसको बस, वो समझदार नहीं है ना, सारा खेल है समझदारी का, किसान पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतना पता है कि 4 पैसे आ जाए मेरे घर का, चूल्हा जल जाए, अब उतना नहीं बचा, अब मेरे पड़ोसी के पास कार आ गई है तो मुझे भी कार लेनी है, समझ रहे हो? हाँ, मुझे भी अपने लड़के या लड़की की शादी धूमधाम से करनी है, तरीका क्या है, फसल अच्छी होनी चाहिए, कीड़े ना आ जाए। एक ने कहा भाई ये आता है सॉल्यूशन डाल दो, ठीक है भी डाल देते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा हमें पता नहीं, बस हाँ हमारी फसल अच्छी होगी, कीड़े नहीं लगेंगे, लोग मर रहे हैं मर जाए, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी तो शादी धूमधाम से कर लूंगा बच्चे की, समझ रहे हो ना? हाँ,
और वो पढ़ा लिखा होता कि इनडायरेक्टली तू मिला रहा दूसरा भी मिला रहा होगा, तू भी जहर खाएगा वो भी खाएगा, जब तब जहर से मारे जाएंगे तो तुम क्या करोगे उस पैसे का? समझ रहे हो? घूम फिर के तो चीज तुम्हें भी मिलेंगी प्रिपरेशन, तो समझ ही नहीं रहे इस चीज को। यहाँ तक कोई डाउट है? देख लो, वापस आ रहा हूँ। ये मैंने हार्मोन वाली बात बताई है। जैसे ये ध्यान रखना, जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तब तक कोई भी मैकेनिज्म इंड्यूस नहीं होती। प्रोजेस्टेरोन सबको इनहिबिट करके रखता है, सब कुछ रोक के रखता है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेगनेंसी वाला केस है, तो प्रोजेस्टेरोन सबको इनहिबिट करेगा, ध्यान रखना। तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड किस पर डिपेंड करती है भाई? मैंने कहा मेमोरी ग्लैंड कोई ग्लैंड नहीं है, इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस बाय, ठीक है, हार्मोन्स इन डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, ठीक है। जैसे जब प्यूबर्टी के टाइम पर मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होती है तो उसको बोलते हैं थिलार के, क्या बोलते हैं? थिलार के। ये कहीं पूछा गया था इसलिए करके। हाँ। जो कौन रेगुलेट करता है? एस्ट्रोजन, क्योंकि उस समय एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। पर जैसे ही मदर प्रेग्नेंट होती है उस समय मेमोरी ग्लैंड का फिर से ग्रोथ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। समझ में मेरी बात? उस समय कौन इसको रेगुलेट करेगा? प्रोजेस्टेरोन मेनली। पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन, सपोर्टिंग हार्मोन कौन कौन से होते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन पीआरएल, प्रोलैक्टिन पीआरएल, और साथ में प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन प्लेसेंटा से निकलते हैं, क्योंकि ये और कोई काम नहीं करते, सिर्फ मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराते हैं बस। क्लियर है? यानी मेमोरी ग्लैंड समय के साथ स्टेजेस के हिसाब से ग्रोथ होती है। फिर मैंने बताया प्रोलैक्टिन, even though prolactin level increase as the pregnancy progress, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है प्रोलैक्टिन बढ़ेगा। क्या वो प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड में मिल्क बनाएगा? वो तभी बनाएगा जब बच्चा बाहर आ जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा। जब तक प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ है तो प्रोलैक्टिन मिल्क नहीं बना पाएगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएगा, चाहे वो यूट्रस हो चाहे वो मेमोरी ग्लैंड हो। ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन इनहिबिटरी इफेक्ट दिखाता है। हाँ, जिस 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, तुरंत इनके काम होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो मिल्क सीक्रेशन अकर बिकॉज प्रेगनेंसी प्रोग्रेस। नो मिल्क सीक्रेशन क्यों नहीं होता? बिकॉज प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट कर देता है प्रोलैक्टिन के इफेक्ट। हाँ, पर डिलीवरी के बाद लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और तुरंत ही मिल्क का सीक्रेशन जो इनहिबिटरी इफेक्ट था वो हट जाएगा। क्या बेटा? यस, प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन डाउन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, पर मेनली प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन तो लिख दिया है इन्होंने। हाँ, कहाँ गया? हाँ, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट, हाँ, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों कॉम्बिनेशन में चलते हैं। ठीक है, इसलिए लिख दिया उन्होंने। ठीक है, पर अक्सर कर उल्टा हो जाएगा, यानी नॉट डिलीवरी के टाइम पर प्रोजेस्टेरोन बढ़ा हुआ होगा, एस्ट्रोजन कम होगा, और पार्चुरेशन के टाइम पर चेंज हो जाएगा, एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा और प्रोजेस्टेरोन घट जाएगा। पर आगे जाकर के धीरे धीरे दोनों चीजें मतलब कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि लैक्टेशन के 6 महीने का टाइम होता है, उस टाइम पर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल तो चलती ही नहीं है, ओवेरियन फॉलिकल डेवलप नहीं होंगे, डेवलप नहीं होंगे तो एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल से कम ही रहेगा। ये दो हार्मोन आप समझ ही गए, मिल्क सीक्रेशन हार्मोन और मिल्क इंजेक्शन। कौन कहां से निकलता है ये लिख दिया है मैंने कि बाई चांस घुमाए तो ये भी तुम समझ जाओगे। अब कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, जो प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, सारे हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब प्लेसेंटा से निकलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हाँ, 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 पहले वाले को थोड़ी ना होता है, दोनों साथ साथ निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन काम नहीं करता है, क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके रिसेप्टर्स नहीं होते। रिसेप्टर्स कब बनते हैं उसके? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होता है। जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा बर्थ के बाद, उसके रिसेप्टर बनना चालू हो जाएंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के एंड टाइम पर, फिर वो ऑक्सीटोसिन बाइंड होगा अपना काम करेगा। ऐसे ऑक्सीटोसिन मेल के अंदर नहीं बनता क्या? बनता है। क्या काम करता है भाई? हार्मोन किस पर, हार्मोन एंजाइम क्या है? चाबी, ताला ही नहीं है तो चाबी का क्या काम? जब ताला चाबी सेट होता है तभी तो काम करेगा। हार्मोन एक स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, रिसेप्टर नहीं है तो हार्मोन का क्या काम है? वो प्रोटीन है, सिंपल।
रिसेप्टर है तो बाइंड होगा, काम करेगा। रिसेप्टर जहां पर भी है वहां बाइंड करके अपना काम करेगा। ऐसा नहीं कि यही रिसेप्टर होंगे, जहां जहां रिसेप्टर होंगे बाइंड करेगा ब्लड के थ्रू। समझ रहे ना मेरी बात? कई हार्मोन ऐसे होते हैं मेल में होते हैं पर डायरेक्टली वो काम नहीं करते क्योंकि इनके रिसेप्टर्स नहीं होते। समझ में आया? तक आगे चल रहे हैं। वैसे तो खत्म हो गया, आज का टारगेट तो पूरा है। अब फॉलिकुलोजेनेसिस पर समझाऊंगा मैं, पर टाइम बताओ कितना है? 17 है ना? पढ़ा दें कितने लोग? ये बात देखो, इतने लोग तैयारी करके नहीं आए क्योंकि फॉलिकुलोजेनेसिस एक पूरी क्लास का टॉपिक है, फुल क्लास का टॉपिक है, 2 घंटे का। ठीक है, मैं ये देखना चाह रहा था तुम कहते क्या हो। सब बंद करो। सब बंद करो नोटबुक। सटोली कहाँ है? सटोली सेल वाला कौन है? सटोली सेल वाला रद्दी पढ़ने की जरूरत है? तुम गधे हो, गधे रहोगे। हर साल इंप्रूवमेंट करना पड़ता है। समझ में आया? कचड़ा में भर दूं तो वो बढ़िया है या कम कर दूं वो बढ़िया है? देखो, अंतर यही होता है। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है, ऑनलाइन के अंदर क्या होता है? मिर्च मसाला डाला जाता है तड़का लगाने के लिए। ऑफलाइन के अंदर क्या होता है? कोई मिर्च मसाला नहीं होता, एग्जैक्ट चीज कराई जाती है जो नीट में आएगी। ठीक है, अच्छा टीचर कंटेंट को कम करता है, क्रिस्प करता है और एकदम निकाल के नहीं। एम्स का डॉक्टर एक दवा से सारा खेल कर देता है और वहीं झुग्गी के डॉक्टर के पास चले जाओ, 10 चीजें बताओगे, 10 दवाइयां लिखेगा और फिर 10 दवाइयों को साइड इफेक्ट क्या होते हैं, खतरनाक साइड इफेक्ट जो एग्जाम हॉल में नजर आ जाते हैं साफ साफ। वो रिपीट करना पड़ता है उसको। ठीक है, पर 3-4 साल में वो समझ जाता है बच्चा, रिपीट करते करते। वो तेरी, अब तक सारा इतनी दवाइयां खा खा के हम बीमार पड़ रहे थे, तभी सेलेक्ट नहीं हो रहे थे। काश एक गोली खाली होती। भाई एम्स का डॉक्टर पैसा लेगा तुमसे, 2,000 रुपए कम से कम फीस होगी, अब वो वाला 200 रुपए में फीस में काम चला देगा। तो आप 200, अब सुनो, अब दवाई में वो रेड मार देगा, पर पैसा अलग चीज है, उसका साइड इफेक्ट बॉडी पे जो पड़ेगा ना, इतना खतरनाक पड़ेगा, वो पैसा उसका उसका बराबर कर ही नहीं पाएगा बराबरी। ठीक है, तो सिंपल, पर असर तुरंत दिखाएगी, वो स्टेरॉइड लिख देगा। गोली, ओ तेरी क्या गजब डॉक्टर है भाई, एक स्टेरॉइड दिया मैं सही हो गया। उसको क्या पता स्टेरॉइड क्या होते हैं? स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट इतने खतरनाक होते हैं, पूछो मत। ठीक है, और एम्स का डॉक्टर क्या करेगा? वो स्टेरॉइड कभी नहीं देगा, वो एक जेन्युइन टैबलेट देगा, साथ में सप्लीमेंट जोड़ेगा। सप्लीमेंट समझते हो? ऐसे सप्लीमेंट जो आपके आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करे और उस दवा के संग इफेक्ट करके वो चीज इंप्रूव कर दे। समझ रहे हो ना? तभी तो मैंने, जब मैंने अपनी मदर को एम्स में दिखाया था तब मेरे समझ में आई सारी बातें। तो एम्स के डॉक्टर ने, ठीक है, मॉर्फिन डेरिवेटिव दिए थे पेन किलर की तरह, पेन के लिए, नी पेन के लिए। ठीक है, तो मॉर्फिन डेरिवेटिव के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो नेचुरल मॉर्फिन, समझते हो ना? हाँ। जब दूसरे डॉक्टर को दिखा रहा था वो स्टेरॉइड दे रहे थे, स्टेरॉइड के इंजेक्शन दे रहे थे, क्या क्या दे रहे थे, उससे बॉडी को और कितने सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, क्या बेटा, क्या चीज नहीं समझ में आई? हाथ के लिए क्या ले रहे हैं? मैं पेन किलर अवॉइड कर रहा हूँ। जैसे बहुत पेन होता है मेरा, बहुत पेन का मतलब है मैं 2 दिन से सोया ही नहीं हूँ। तो एक न्यूरॉन का आता है इनिबिटरी गाबा जैसे होता है ना, क्योंकि वो न्यूरॉन के शॉक लगते हैं मुझे, शॉक समझ रहे हो ना? कभी कभी ऐसे मेरा हाथ ऐसा होगा ना, जैसे अभी, जैसे हाथ होते ही मेरे लगे मेरी कलाई टूट गई, ये टूटने वाली ऐसा लगता है मुझे, यहाँ से जान एकदम निकल जाती है। एक मेरा जो मेन नर्व है, यहाँ यहाँ पर थी, वो खत्म हो गई। डॉक्टर के हिसाब से वो धीरे की नर्व रीजनरेट, डिवाइड नहीं करते, बनते नहीं है। उसकी जो मालिश शीट है वो टूट चुकी है, उसको बनने में कई महीने लग जाएंगे। वो आपकी विल पावर पर डिपेंड करेगा, ये उसने बोला है। यानी आपकी सोच पर, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो मन से, क्या कर सकते हो। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी बिना वजन वाली। ठीक है, आपको हाथ का सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा, खूब मूवमेंट करने पड़ेगी। ये वाला हाथ मेरा
सेंसेशन नहीं है इसके अंदर, नीचे इस पूरे इतने पार्ट के अंदर उस नर्व की वजह से, पर उंगलियां चल रही हैं तो वो ठीक है। तो समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं वो पेन किलर तब लेता हूँ जब मेरे पास सेहत नहीं होता, तो पेन किलर मैं अवॉइड करता हूँ। परसों मुझे नींद नहीं आई थी तो मैंने पेन किलर लिया था, एक वाला न्यूरोन वाला, वैसा पेन किलर नहीं, न्यूरोन वाला जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, बस वो जैसे वो शॉक जो आते हैं ना वो ना है, वो असहनीय होते हैं ना, जिसमें आपकी कोहनी पे हथौड़ा मारा हो तो जो दर्द होता है ना, वो वाला दर्द, झटका लगता है जो, वो है, उससे दिक्कत होती है। ऐसा पेन तो सहन करने में मैं बहुत तगड़ा हूँ। मैं और मेरी माँ मम्मी दोनों हम लोग खूब पेन सहन कर लेते थे, मतलब उनको भी दर्द होता है, दर्द की गोलियां अवॉइड की है उन्होंने बहुत, मजबूरी में हम देते थे, तभी ना मॉर्फिन डेरिवेटिव वहीं से सीखा मैं कि मॉर्फिन डेरिवेटिव ही लेने चाहिए जब भी ऐसी कोई दिक्कत हो, ठीक है। अब इधर उधर की बातें मत करना कोई भी, तुम सोच रहे हो कैसे 10 मिनट निकल जाए, अरे सकल से आराम से बैठे सुनना है वो। हाँ, बंद करो सारे के सारे, बंद कर रहा है, ऐसे याद करने में मजा नहीं आता ना, अब तुम दिमाग में जोर डालो ना। हाँ बंद करो उसको यार, नहीं नहीं तुम बैठो, अभी तुम्हें सुनेंगे नहीं, पर बंद रखो। ठीक है, क्या है भाई, बंद कर लो, देखो अब अब तुम्हें छुट्टी मिलने वाली है, बंद कर लो, ठीक है। दूसरे स्टार्ट करूँ, पॉरी फेरा, आज की छपुरी कर, अब तुम बस देख रहे गलत तो नहीं बोल रही है, ठीक है। सेकंड आ जाओ, सिलेंट्रेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब सारे पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चंस कुछ डाल दिए मैंने, कर लेना। गॉर्गोनिया सी फैन, ठीक है। टीनिया, एक ही पता, टीनिया सोलियम, टीनिया सोजनेटा टैबवॉर्म है, हाँ ठीक है। एशुला हिपैटिका, अब एस्केलमेंथिस में आ जाओ, बहुत बढ़िया। अब आइनिडा, बहुत बढ़िया। आप तो क्लैपिंग करवाएगी ये, हाँ आई, हाँ इकोनॉमिकल, ठीक है ना, ठीक, बहुत बढ़िया। क्रैब, किंग क्रैब, बहुत बढ़िया। मोलस्का, ये बहुत बढ़िया। ऑप्यूरा, कुकुमेरिया, हाँ बहुत बढ़िया। सुपर, अल्फा, बहुत बढ़िया। एम्फिऑक्सिस, ब्रांकिस्टोन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिक्सिड बोलते हैं, ठीक है। नहीं, कॉन्ट्रिक्टिस कार्टिलेज फिश में, शार्क से याद कर दो, प्रेस्टीज सॉफिश, ठीक है,
ठीक है, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, कोई नहीं। हाँ, मरीन वाटर, ठीक है, एक्विसिटर, ठीक है, डन। फ्रेश वाटर, बहुत बढ़िया। एक्वेरियम, बेटा, फाइटिंग फिश, एंजल, पेट्रोमाइट, बहुत बढ़िया। पेट्रोफाइलम, हाँ सही है, सही है। एक ट्रिप्लियम ब्लैक, बहुत बढ़िया, सुपर। टर्ट, ठीक है, किलॉन, बहुत सही है ना। अब ये दो तो हो गए इसके, ठीक है। अब हाँ, हाँ, गार्डन लिजार्ड, कैलोटिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। स्नेक, हाँ, क्रोकोडाइलस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंगारस, ठीक है, रैत, वाइपरा, वाइपरा, बहुत बढ़िया। बस लव बर्ड्स तो बता दे, खत्म। कौरवा, कॉर्बस, हाँ, हाँ, ठीक है, सीताकुला, पैरट, हाँ, पिकॉक, ठीक है, ऑस्ट्रिच, वल्चर, बहुत बढ़िया। चार मैमल्स, सब याद कर लिए तूने? बस बस बस। ये ले जाएगी सिलेक्शन, ध्यान रखना, तुम हंसते रहते हो ना। ये मेडिकल कॉलेज में होगी और तुम पीछे तालियां बजा रहे होगे। बैठ नीचे, अब क्लैपिंग तो कर दो भाई। कौन है तुम में से जो ऐसे सुना सकता है? अरे वाह, है। एक दो, याद उठाया नीचे है। एक दो तीन चार पांच, दोस्ती याद उठा रहा है इसका। और तुम कितने सुना पाओगे? कौन कौन से? मॉलस का सुनाओ सी बात पर। चलो छोड़ो तुम, अब तुम में से कौन है जो हाँ, ये सुनाइए। इसी तरीके से एक बार सुना दे। है, हाँ, ऐसे ऐसे ही। थोड़ा सा इनको भी जो रह गए हैं, जो नहीं याद हाथ उठाए, उनको भी तो फील आना चाहिए। यार हम बहुत पीछे चल रहे हैं कंपटीशन के अंदर। हाँ, प्लेटियलमेंथ से प्लेनेरिया भी याद रखो। ठीक, एस्कैरिस, ठीक है। गिरकेरियस, ओके, बस। मोलस्का, एप्लासेशियर,
बहुत सही। आपके पास 10 लाख ताकि प्रोसेस चलता, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत खुश। प्रेस्टिज, प्रेस्टिज ऑफिस, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। एजुकेशन, बहुत बढ़िया। अब हाँ, चलाना पर बिल्कुल सही। रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइलस, ठीक है। स्नेक, राजा, बंगारस, करेट, वाइपर, बहुत बढ़िया, बहुत सही। ठीक है, ठीक है। कंगारू, एक और बस। बहुत बढ़िया, सुपर। क्लैपिंग तो कर दो भाई। बताओ, ये लोग सुना सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं? मतलब कई लोगों ने हाथ उठाया, वो सुना देंगे मानता हूँ, पर जिन्होंने नहीं उठाया वो क्यों नहीं? अपने से क्वेश्चन करना आज जाके, इन्होंने सुनाया तो मैं क्यों नहीं? क्या मैं रेस में नहीं हूँ? हाँ या ना? अगर मैं रेस में हूँ तो मुझे भी अगली बार सुनाना है ऐसे ही आकर के। पॉसिबल है? तो नेक्स्ट टर्न पर देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। तू खाता रहे कुछ, एक आध तो याद है फिल्म, कोई फिल्म ये बता। हैं? कौन सा सुनाएगा बता? हैं? खाने का टाइम थोड़ी ना हुआ अभी। चल खा ले तू भाई, खा ले। अगली बार कोशिश करना ऐसे ही तुम सुना दो, समझ गया ना? ऐसे ही बिल्कुल नॉन स्टॉप, ठीक है? ये सुना सकते हैं तो हम क्यों नहीं, ये क्वेश्चन जरूर पूछना अपने से, ठीक है? क्या हम इस रेस में हैं या नहीं, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है?